जाल। शाम होते होते घबराहट बढ़ने लगी थी, जो उसके चेहरे पर भी साफ दिख रही थी। जब अपने बेडरूम के एक कोने में रखे ड्रेसिंग टेबल के आईने से उसने खुद को निहारा, बस 1 घंटे बाद ही तो उसे अपने फोन के माध्यम से अपनी कविताओं को सुनाने का मौका मिलेगा, एक बड़े मंच पर। वैसे पहले भी तो कई बार वो ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बन चुकी हैं। बाहर बारिश हो रही है, जिससे मौसम में ठंडक आ गई है। फिर भी घबराहट से उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही हैं। अपनी सूती साड़ी के आंचल से चेहरा पोंछती हैं, फिर अपनी अलमारी खोल उसमें से उस प्रोग्राम में पहनने के लिए साड़ी का चयन करती हैं। वैसे आमतौर पर पहले कभी वो ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार नहीं होती थी, पर आज उसे लगा कपड़े बदल लेना ठीक रहेगा। अपनी पसंदीदा लाल रंग की साड़ी, जिस पर सुनहरा बॉर्डर बहुत सुंदर लग रहा था, उसे निकालकर शीशे के पास कंधे पर रख कर देखती हैं तो खुद से कहती हैं, वाह, बहुत सुंदर लग रही है अदिति तू तो इस साड़ी में। फिर उसका मैचिंग गोल्डन ब्लाउज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सब एक तरफ बिस्तर पर रख कर अपनी डायरी निकाल आईने के सामने अपनी उन सभी कविताओं को गाने का अभ्यास करती हैं, जो सुबह से कई बार कर चुकी हैं। काश थोड़ी सुंदर होती, मन में सोचती हैं, पर इस भाव को परे कर खुद से कहती हैं, मैं सुंदर ना सही, पर मेरे लिखे हर शब्द तो सुंदर ही होते हैं, और मैं अपनी कविताओं का वाचन भी बहुत अच्छा करती हूँ। ऐसा किसी भी मंच पर जब भी सुनाया, सबने तारीफ की। आधे घंटे अभ्यास करने के बाद तैयार हो अपने कमरे में अपने स्टडी टेबल के साथ रखे सोफे पर बैठ जाती हैं। घबराहट अभी भी हो रही है। अपनी कांपती उंगलियों से संचालिका द्वारा भेजे गए लिंक को खोलती हैं। थोड़ी देर बाद अभी भी काव्य गोष्ठी चल रही थी ऑनलाइन, और अदिति, जो कि थोड़ी देर पहले ही उस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा थी, जो 1 घंटे का कार्यक्रम था, पर वो 10 मिनट बाद ही खुद को उस स्टूडियो से बाहर देख रही थी। उसने अपने मन को समझाया, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उसे थोड़ी देर बाद जोड़ लिया जाएगा। कई बार उसने कोशिश की, पर उसे दोबारा उस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। रात का खाना बनाना और कई सारे काम थे। बेटे की स्कूल ड्रेस प्रेस करना भी बाकी रह गया था। दिन भर इस काव्य गोष्ठी में अपनी कविताओं को छांटने और सुनाने का अभ्यास करने में ही पूरा दिन निकल गया था। उसका अदिति को यह गुण बचपन से ही विरासत में मिला था, जिसकी पहचान उसे कोरोना काल में कुछ साहित्यिक ऐप के माध्यम से हुई, जिसमें पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आसान था। उसकी लिखी एक कविता पर बहुत से लोगों की वाह वाह क्या बात है जैसी समीक्षा देख वो लगातार लिखती ही गई। फिर कुछ ऑनलाइन मंचों से जुड़ने का मौका मिला और वो अपनी कविताओं का वाचन करती। सब उसकी खूब तारीफ करते। जब वो कैमरा ऑफ करके सुनाती, फिर उसके अंदर का वो डर जो बचपन से बैठा हुआ था, जब उसकी शक्ल के कारण, उसके काले रंग के कारण उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ता था हर जगह, चाहे वो घर हो या बाहर। अब उसे लगने लगा था कि इस आभासी दुनिया में और इस साहित्यिक दुनिया में आपकी काबिलियत देखी जाती है, ना कि आपकी शक्ल। वो पिछले 3 साल से लगातार
लेखन में ऐसी डूब गई थी कि अब उसे साहित्य के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। हमेशा कल्पना की दुनिया में रहने वाली अदिति साहित्य जगत में अपनी पहचान बनाने लगी थी। कुछ दिन पहले जब उसे एक ऑनलाइन मंच पर अपनी कविताएं सुनाने के लिए आमंत्रित किया गया तो उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो जिस मंच से जुड़ रही हैं वहाँ साहित्य नहीं कुछ और ही चल रहा है। एक जाल बिछाया जा रहा है सुंदर औरतों के लिए। उसने भी अपनी परिचय और फोटो भेज दिया था और उस कार्यक्रम का बैनर जब बनकर आया तो उसने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दिया था कार्यक्रम लिंक के साथ। जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई और उसने अपनी पहली छंदमय कविता सुनाई तो संचालिका महोदया के हाव भाव बदले हुए दिखे। ऐसा लग रहा था वो किसी बात से परेशान थी, किसी से फोन पर बात कर रही थी और उनके चेहरे पर भी पसीने की बूंदें फोन की स्क्रीन पर भी साफ दिखाई दे रही थी। फिर बाकी प्रतिभागियों के सुनाने के बाद पुनः उसे अपनी दूसरी कविता सुनाने के लिए कहा। उसने कुछ पंक्तियां सुनाई ही थी कि तभी उसकी मम्मी का फोन आ गया। उसने तुरंत फोन काटा और क्षमा याचना के साथ अपनी कविता पूरी करने लगी। यह कविता जिसका चयन उसने तुरंत किया था कार्यक्रम के विषय को देखकर जो आधी आबादी यानी स्त्री विशेष पर थी। दबी हुई एक इच्छा मन में हरदम है रहती, मैं आकाश कभी पंछी बन पंख खोल उड़ती। उसने बड़े मन से यह छंद गीत लिखा था और उसका वाचन भी बहुत अच्छा हो रहा था ऐसा उसे लग रहा था। पर अभी भी संचालिका के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उन्होंने अदिति के उस गीत पर कोई समीक्षा न करते हुए कहना शुरू किया कि उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, किसी भी समय कार्यक्रम बंद करना पड़ सकता है। ऐसा बोलते समय उनकी आवाज कांप रही थी। अदिति को लगा पता नहीं उससे क्या गलती हो गई जो अब वो बाकी प्रतिभागियों की तरह स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही। कार्यक्रम चलता रहा जो वो फेसबुक पर देख रही थी। 1 घंटे का कार्यक्रम 1.5 घंटे चला। 3 के स्थान पर अब 2 ही प्रतिभागी और संचालिका दिख रही थी। आईने के पास आकर एक बार फिर निहारा, खुद को सही तो लग रही थी। आज हल्का मेकअप भी किया था। उसने कपड़े बदले यह सोचकर कि इतनी अच्छी साड़ी रसोई घर में पहनकर काम करूंगी तो कहीं दाग धब्बे ना लग जाए। पर मन अटका हुआ था उस काव्य पाठ वाले कार्यक्रम में ही। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने संचालिका को फोन किया यह जानने के लिए कि उसकी प्रस्तुति कैसी थी और 10 मिनट बाद ही वो कार्यक्रम से बाहर क्यों हो गई। कारण वही सुनने को मिला कि उनके फोन की नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण उन्हें नहीं जोड़ पा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोचते हुए अदिति रात के खाने की तैयारी में जुट गई। किचन समेटते समेटते रात के 12:30 बज गए पर उसका पूरा ध्यान उसी कार्यक्रम पर था। जब सोने आई तो एक बार उसी कार्यक्रम को
देखना शुरू किया और फेसबुक पर आए कमेंट पढ़ने लगी। उसकी दोनों कविताओं में किसी की भी समीक्षा नहीं थी, पर यकायक उसकी नज़र एक कमेंट पर अटक गई जिसमें लिखा था, इनको कौन लाया है कार्यक्रम में। मंच की प्रतिष्ठा और कार्यक्रम के स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। अदिति को वो पूरा लेख समझ आ गया, क्यों उसे 10 मिनट बाद ही बाहर कर दिया गया था। यहाँ भी वो उपेक्षा की शिकार हुई। उसकी कविताएं नहीं, उसकी शक्ल के आधार पर वो उपेक्षित हुई। यह आईना सच बोलता है और मेरे मन का आईना झूठ बोलता है कि तू सुंदर है, क्योंकि तेरा मन सुंदर है, पर ऐसा नहीं है। बाहरी दुनिया आपका बाहरी रंग रूप देखती है, जो दिखता है वही बिकता है। पैकेट सुंदर हो तो अंदर का घटिया माल भी महंगे दामों में बिक जाता है। संचालिका को लगातार अध्यक्ष का फोन और मैसेज आ रहा था। उस पर भी प्रेशर बना हुआ था। गलती उसकी भी तो नहीं थी, वो मैसेज अध्यक्ष का ही था। रात भर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मन में ठान लिया था कि अब किसी भी काव्य गोष्ठी में शामिल नहीं होगी और ना ही कभी कुछ लिखेगी। सुबह से आईने में अपनी शक्ल देखने से भी गुरेज कर रही थी। गुस्सा आ रहा था सब पर, और यह वाक्य कानों में गूंज रहे थे, इनको कौन लाया यहाँ पर। भगवान लाए, उसकी माँ लाई, और यहाँ तक छंद गीत गाने लायक उसके सभी छंद गुरु लाए, पर क्यों लाए, यह सवाल खुद से कर रही थी और अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। क्यों नहीं कोई उसके अंतर मन में बसे आईने से उसे देखता है। अगले ही दिन जहाँ से उसने छंद ज्ञान लिया है और वहीं अब इस ज्ञान को बांट रही है। उसकी कई शिष्या का फोन लगातार आया, कई बार इग्नोर किया। किसी से कोई बात नहीं करेगी, कुछ नहीं बताएगी। रात क्या हुआ उसके साथ, किस हाल में है वो, कुछ नहीं कहेगी किसी से भी। लेकिन जब उसकी प्रिय शिष्या, जो कि उससे उम्र में काफ़ी बड़ी है और अदिति उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती हैं, उनका फ़ोन उठा लिया। हेलो गुरु दीदी, आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए और 4 बजे जूम मीटिंग में ज़रूर आइएगा। चाहते हुए भी वो उस विनम्र आग्रह को ना ठुकरा पाई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया था और सभी साधकों और गुरुओं ने उसकी जमकर तारीफ की थी। यहाँ उसकी शक्ल नहीं, सीखने सिखाने की लगन से अपनी पहचान बनाई थी। बाद में पता चला कि जिनकी टिप्पणी से वो इतनी आहत हुई थी, वो बहुत ही घटिया इंसान है, जो सुंदर लड़कियों और महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं। उस उपेक्षा के कारण वो बहुत बड़े संकट में घिरने से बच गई। अच्छा ही हुआ जो वहाँ उसके अंतर मन के आईने से अदिति का वास्तविक सौंदर्य उन्होंने नहीं देखा, वरना वो भी अन्य कवित्रियों की समान उन लोभी लालची लोगों के जाल में फंसे जाती।